फ़ोन रखते ही उनका मन हुआ कि उछलकर सड़क के बीचों बीच पहुंच जाएं और नाच नाच कर मोहल्ले वालों को सुनाएं, देख लो मेरा बेटा वापस आ रहा है, मेरा नन्हा अमेरिका से वापस आ रहा है। कितनी दबी हुई जुबान में सब उन्हें आगाह किया करते थे कि अमेरिका जाने वाले कम ही लौटते हैं। उस दिन रामशरण ने बहुत अपनत्व से समझाते हुए कहा था, भाई अब तुम ही अपने को देख लो, गांव से शहर आ गए पर लौट नहीं पाए। इसी तरह अमेरिका जाने वालों के लिए भी ये देश गांव से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाता। धक से रह गया था दिल। 9 वर्ष एक आयु होती है, 9 वर्ष। जवानी की बात हो तो 9 वर्ष इतर की खुशबू के मानिंद उड़ जाएं, पर बुढ़ापे के 9 वर्ष लगता है रात सोए तो सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं। 1 वर्ष बहू रही तो लगा कि बेटा लौट आएगा, पर बहू के भी अमेरिका जाने के बाद बीते 8 वर्षों में कई कई बार निराशा के जंगल में भटकते हुए रात भर वह जागते रहे। आज दुकान नहीं लगा रहे क्या? उन्हें खाली हाथ आता देख जनक को आश्चर्य हुआ। नहीं भाई, अब कुछ दिनों की छुट्टी समझो। उन्होंने मूल खबर को दबाकर सामने वाले की उत्सुकता बढ़ाने की चेष्टा की। क्यों, खैर तो है ना? जनक रुक गया। उन्हें खुशी हुई कि उनकी चेष्टा व्यर्थ नहीं गई थी। हाँ, सब खैर है, बल्कि ये कहूँ कि खुशी की बात है, नन्ना वापस आ रहा है अमेरिका से। बधाई हो भाई, बधाई हो। जनक ने उनके दोनों हाथ पकड़कर अपनी हथेली में दबा लिए। यहाँ कब पहुँच रहा है? आज कहीं रास्ते से फ़ोन किया था, कल पहुँच जाएगा। कंपनी का कोई ज़रूरी काम है। उनको लगा कि कुछ क्षण और खड़े रहे तो उनका सीना खुशी से फूलते फूलते फट भी सकता है। दुकान का क्या? लगाई तो लगाई, नहीं तो जैसी आराम। शटर वाली पक्की दुकान तो है नहीं जो बंद पड़ी रहे तो बाज़ार की रौनक घटेगी। ठेली लगाना तो हफ्ता 10 दिन स्थगित किया जा सकता है। अलबत्ता ग्राहक ज़रूर परेशान होंगे। आसपास के तमाम दफ्तर वाले दोपहर को उन्हीं की ठेली पर जुटते हैं। मजाल है कि एक कुलचा तक बचा रह जाए। इलाके की पहचान ही उनकी ठेली के नाम से है। इसी की कमाई से उन्होंने नन्हे को पढ़ाया, शादी की, अमेरिका भेजा। खिलौने की दुकान के सामने कदम रुक गए। दुकानदार को ठोक बजाकर पक्का किया कि खिलौने वही चाहिए जो अमेरिका से लौटे बच्चे को अच्छे लगें। खिलौने खरीदने लगे तो बाकी सब कुछ भूल गए। ढेर सारे खिलौनों का ज़ख़ीरा लेकर ऑटो रिक्शा से घर पहुँचे। गली में खेल रहे बच्चे कौतूहल से पास पास सिमट आए। कमरे में खिलौने सजाने लगे तो एक फ़िल्म की याद हो आई। जाने कौन सी फ़िल्म थी। बच्चे का पूरा कमरा महंगे खिलौनों से भरा था और उनके बीच दुबक कर बैठा हुआ बच्चा भी एक छोटा सा खिलौना ही लग रहा था। खिलौने कमरे में सजाकर उन्होंने एक बार निरीक्षण किया। लगा कि अभी कमी रह गई है। कमरे की तुलना में खिलौने कुछ कम थे। वे फिर बाहर निकल गए। रात को बिस्तर पर लेटे तो बदन थक कर चूर हो चुका था। आने जाने वाले, बधाई देने वाले, खरीद फरोख्त, रख रखाव और घर की सफाई से जितनी थकान हुई थी उतनी तो सारा दिन ठेली पर खड़े रहकर भी नहीं होती थी। अभी भी कितने ही काम कल पर अटक गए थे। नन्हे के बेटे के लिए कमरा खिलौनों से भर गया था। उन्हें अच्छा लगा। जीवन का एक खोया हुआ क्षण लौट रहा था। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वे अपराध बोध से ग्रस्त होते गए। वे चाहते थे कि एक बार पत्नी से अपने इस कुकृत्य की चर्चा करके हल्के हो जाएं, पर पत्नी को नहीं बतला पाए थे। जितनी बार भी चेष्टा की थी शर्मसार हो गए थे। बस यही लगा था कि इतनी साधारण सी बात के लिए क्या भूमिका बांधेंगे। उस क्षण, उस विशिष्ट क्षण में 5 वर्ष के नन्हे का चेहरा कितना दयनीय हो गया था। पिता के इस क्रूर व्यवहार से सहमे हुए नन्हे की आंखों में घुमड़ा हुआ सैलाब भय की परिधि लांघ गया था। नन्हे की आंखों में आंसुओं की झील उस दिन जितनी गहरी हुई थी, उनके हृदय की पीड़ा भी उसी अनुपात में आज तक गहराती गई थी। शायद इसीलिए कई कई बार चाहकर भी वे पत्नी को अपने दिल की फांस नहीं दिखला पाए। नन्हा देखने में बचपन से ही सुंदर था, बिल्कुल राजकुमारों जैसा। उसके भरे भरे गालों में हंसते हुए गड्ढे पड़ते तो वे उत्साह से कहते, लक्ष्मी तू देखना, नन्हा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नन्हे की तुलना बाबा लोगों से करने की उनकी सनक हो गई थी। बातचीत, चाल ढाल और महंगे पहरावा के साथ साथ उन्होंने नन्हे के लिए स्कूल भी वही चुना था जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। इससे आर्थिक बोझा इतना बढ़ गया था कि वे तनाव में रहने लगे थे। आज जैसी आमदनी भी नहीं थी उन दिनों। फिर भी नन्हे को बड़े स्कूल में पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने का एक जुनून था, पर नन्हा पहले ही साल फेल हो गया। उनका शीश महल क्षण से बिखर गया था। सारा दिन बुझे मन से ठेली के पीछे खड़े रहे थे। नियति के इस क्रूर मजाक पर कई कई बार ईश्वर को कोसा था।
ठेली समेटकर रात घर लौटे तो पहली दृष्टि नन्हे पर ही गई। बिस्तर पर बैठा हुआ नन्हा लकड़ी के एक छोटे से हाथी से खेल रहा था। वे एकाएक गुस्से से भर गए और एक पाशविक इच्छा के वशीभूत उन्होंने नन्हे के हाथ से हाथी छीनकर चाल से बाहर फेंक दिया था। उफ, कैसा भयावह क्षण था वह। मासूम नन्हे की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर आया, पर पिता के आतंक से वह रो भी नहीं पाया था। आज सोचते हैं तो लगता है कि अवश्य ही उनका चेहरा उस समय भयानक रूप से विकृत हो गया होगा। रुलाई को रोकता हुआ नन्हा अपनी छोटी छोटी टांगें लटकाकर पलंग से नीचे उतरा था और रसोई में जाकर माँ से लिपट गया था। माँ पूछती रही थी, क्या हुआ क्या हुआ, पर नन्हे की आवाज़ सुबकियों में दब कर रह गई थी। सुबह उठकर उन्होंने हाथी को बहुत ढूंढा था, पर हाथी नहीं मिला था। तब उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि ये क्षण इतना त्रासद होकर उनके अवचेतन में समा जाएगा। उसके बाद उन्होंने बड़े होते नन्हे की कई महंगी ज़रूरतें पूरी की थीं। उन्हें लगता रहा कि इस घटना का प्रायश्चित हो चुका है, पर नहीं। नन्हे के अमेरिका जाने के बाद वह त्रासद क्षण उनके भीतर फिर से बलवान होने लगा था। पत्नी पहले ही चल बसी थी और नन्हा अमेरिका जाने के 1 वर्ष बाद आकर बहू को भी ले गया था। वे बहुत अकेले हो गए थे। बहू से नन्हे के बचपन की कई घटनाओं की चर्चा करते करते उन्होंने इस घटना को भी बतलाने की चेष्टा की थी, पर अपराध बोध से दब कर रह गए थे। अब तो नन्हे का बेटा भी 5 वर्ष का हो गया है, पर फांस अब भी मन में फंसी हुई है। नन्हे के छोटे से गोल मटोल चेहरे पर आंसुओं को रोकती हैरान आंखें आज भी उनके जेहन में असहनीय पीड़ा के साथ उभरती हैं और वे बेचैन हो जाते हैं। क्यों उन्होंने हैसियत से बढ़कर उड़ान दिलाई नन्हे को? मन में शांति हो तो आदमी तंग गली के आखिरी मकान में भी सुखी रह सकता है। फिर क्यों भेज दिया उन्होंने नन्हे को अमेरिका? अगर नन्हा ठेली पर उनका हाथ बटाता तो भी क्या अंतर पड़ जाता? पक्का मकान, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, सब कुछ आज भी है, तब भी होता। सोचते हैं तो लगता है कि हाथी ने उनसे अपमान का बदला चुकाया है। नन्हे को पीठ पर बिठाकर ले उड़ा 7 समुंदर पार। उन्होंने करवट बदली। बाहर बजती साइकिल की घंटी से उनकी तंद्रा भंग हुई। पौ फट चुकी थी। दूध वाला घंटी बजा रहा था। आँख कब लग गई वे नहीं जान पाए। रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट से जान गए कि नौकर उठ चुका है और दूध लेने जा रहा है। दूध वाले से कह देना कल से 2.5 किलो दूध की ज़रूरत होगी, 1 किलो आज भी ज़्यादा ले ले। नौकर ने दरवाजे से झांक कर गर्दन हिलाई। नित्य कर्म से निपटकर मकान के सभी कमरों को खुलवा दिया। सफाई कल भी करवा दी थी। बंद कमरों में सीलन की अजीब सी गंध फैली हुई है। एक एक अगरबत्ती सब कमरों में रखाए। जमादार को बुलाकर फिनाइल की खुशबू वाली बोतल से गुसलखाना धुलवाया, आंगन और नालियां धुलवाई। नौकर को दरवाज़ों खिड़कियों के शीशे धोने पहुंचने में लगा दिया। पत्नी की तस्वीर पर लटक रहा पुराना हार बहुत स्नेह से बदला। बाजार से फूलों का गुलदस्ता लाकर बैठक में सजा दिया। समय देखा, दोपहर होने को थी। नौकर को आवश्यक निर्देश देकर रसोई में जा घुसे। चाल की बात होती तो आस पड़ोस के 10 लोग जुटाते, पर इस बस्ती में कुछ ठीक ठाक माली हालत वाले लोग हैं। जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं करते। उनके करामाती हाथों के करतब की सुगंध किचन से उठकर मकान में फैलने लगी। किचन से निकलते निकलते शाम हो गई। एक बार सारे प्रबंध को देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। नौकर आती जाती गाड़ियों पर दृष्टि गड़ाए सड़क पर खड़ा था। अंधेरा नहीं हुआ था, पर उन्होंने घर की सभी बत्तियां जला दी, फिर स्वयं भी बाहर आकर खड़े हो गए। शाम निकल गई, रात गहराने लगी। वे बेचैन होकर अंदर बाहर के चक्कर लगाते लगाते थक गए, पर नन्हा नहीं पहुंचा। क्या हो गया नन्हे को? कहता था सुबह जहाज दिल्ली पहुंच जाएगा, वहां से टैक्सी में 8 घंटे लगेंगे। मन घबराने लगा। खाने वाली चीज़ों को 2 बार गर्म कर चुके थे। इस तरह सब बेस्वाद हो जाएगा। जाकर छोटे का खिलौने वाला कमरा एक बार फिर झाड़ पहुँच दिया। खिलौने चमचमा रहे थे। नन्हा रात को 12 बजे पहुंचा। बिल्कुल वैसा ही दिखलाई दे रहा था जैसा कुछ दिन पहले फ़ोटो में देखा था। बहुत देर हो गई बेटा। छोटे को गोद में उठाते हुए पैर छू रहे बहू बेटे के सिर पर हाथ फेरा। नौकर सामान उठा रहा था। बाबूजी, लगता है 8 साल नहीं 8 दिन हुए हैं आपसे बिछड़े हुए। अंदर जाते हुए नन्हे ने कहा। फ़ोन पर आपसे बात करके लगता था कि आपको सामने देख रहा हूँ। बेटा, मेरे दिल से पूछो कि 8 दिन हुए या 8 युग हो गए। तुम नहा धो लो, सफ़र की थकान कम हो जाएगी। मैं खाना गर्म करवाता हूँ। वे फिर रसोई घर में घुस गए। खाने का टेबल महक उठा।
बाबूजी, 8 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं निकला होगा जब खाने की टेबल पर इन्होंने आपको याद ना किया हो। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ बहू। वे चुप हो गए। कैसे कहें कि नन्ना तो सिर्फ याद ही करता था, पर उनके तो गले से कोर ही नीचे नहीं उतरते थे। खाना खाकर उठे तो उन्होंने छोटे को गोद में उठा लिया और खिलौने वाले कमरे में ले गए। खिलौनों के बीच में छोटे को बिठाकर सभी खिलौनों में चाबी भरते गए। कमरे में नन्हे नन्हे खिलौनों के चलने, फुदकने और नाचने का अद्भुत समा बंध गया। उन्हें लगा कि आज वही क्षण लौट आया है जब कभी उनकी महत्वाकांक्षा की आंच में जलकर भस्म हो गया था। नन्हे के हाथ से छीनकर फेंका गया हाथी आज उन्होंने वापस उसको लौटा दिया है। अभी छोटा इन खिलौनों के साथ साथ किलकारियाँ मारकर उछलता हुआ खिलौना बन जाएगा, और तब वर्षों से उनके मन पर जमी हुई बर्फ़ पिघलेगी और वो रुई की तरह हल्के होकर उड़ने लगेंगे। पर यह क्या? छोटा एकदम उठकर कुछ बोलता हुआ बाहर निकल गया। आई हैव ऑल्सो एन इंडियन टॉय, आई जस्ट ब्रिंग इट। क्या बोलता है तेरा छोटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। दरवाजे पर आ खड़े हुए नन्हे को देखकर उन्होंने पूछा। वो आपको दिखलाने के लिए कुछ लाने गया है, देखिएगा। नन्हा मुस्कुरा रहा था। उसी पल छोटा लौट आया। सी दादाजी, सी माई इंडियन एलिफेंट। वो ठगे से देखते रह गए। छोटे के हाथ में लकड़ी का वही हाथी था जिसे कभी उन्होंने नन्हे के हाथ से छीनकर चाल के बाहर फेंक दिया था।